हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, आपकी जो यहाँ पे क्लास चल रही है सीटेट फर्स्ट पेपर की क्लास चल रही है 1 to 5 के लिए। जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ ये है आपका ईवीएस। ठीक है, आप सभी को पता है ईवीएस का जो चैप्टर चल रहा है उसमें फ्रेंड्स जो है आधा टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिया है। ठीक है, जिसमें से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था आपको जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ पे ईवीएस के पेपर के लिए, जो आपका 30 मार्क्स का आपके एग्जाम में मिलता है आपको देखने को। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया था इसका जो पर्यावरण कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का, जिसमें आपका 15 नंबर का जो है आपका कंटेंट आता है, 15 नंबर का आपका पेडागोजी आती है। ठीक है, पर्यावरण जो है फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको कंटेंट करा रही हूँ, जिसमें मैंने परिवार और मित्र के बारे में, जंतु और पौधों के बारे में, पोषण के बारे में, भोजन के बारे में, जल, आश्रय, यातायात, तो इन सभी चीज़ों को मैं एक एक करके कवर करा रही हूँ आपका। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने आपको जो है प्लांट जगत यानी कि बॉटनी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे जंतु जगत यानी कि फौना क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, फोना किसे कहते हैं, अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं से कोई डाउट है, फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो है जितना भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ तो आपके सीटेट हो गया, आपका बीपीएससी हो गया, या फिर आपका अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो सभी एग्जाम की मैं यहाँ पे आपको तैयारी कराती हूँ। ठीक है, आप देख लेंगे, अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत ही, जैसे भूगोल हो गया आपको जीके जीएस हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, तो सभी चीज़ की आपको जो है कंबाइंड क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर आपकी, अगर हिंदी ग्रामर कमज़ोर है, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आप लोग जो है एक हिंदी ग्रामर की आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आपको 15 से 20 वीडियो है फ्रेंड्स, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इसके लिए। तो देखिए यहाँ हम बात करेंगे जंतु जगत फौना क्या है। तो इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब फ्रेंड्स कमेंट में आप लोग बताइए कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया। ठीक है, ये याद रखिएगा, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। जलचर, थलचर, वायुचर जितने भी जीव आते हैं उनका अध्ययन जंतु जगत कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखिए पृथ्वी के वातावरण में असंख्य प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनके वास स्थान, प्रजनन, भोजन आदि की भिन्न होती हैं। ठीक है, जंतु जो है जंतु जो है फ्रेंड्स, देखिए जंतु एनिमल पर्यावरण के लिए लाभकारी होते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी भी होते हैं। मानव के प्रारंभिक जीवन से ही जीवन की महत्व रही है। ठीक है, और मनुष्य की तरह जंतुओं को भी आवास, भोजन एवं जल की आवश्यकता होती है। पारिवारिक सदस्यों की भांति बालक की जो है पालतू पशुओं के स्वभाव, आवास, विभिन्न क्रियाओं एवं भोजन आदि की जो जानकारी रखता है। पालतू पशुओं का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स देखिए आप लोग जानते हैं कि आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे जंतु जगत आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे पालतू पशु पक्षी हो गए, तो वो क्या खा रहे हैं, किस प्रकार से वो अपना सारा प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे खाते हैं, कैसे खाना को पचाते हैं, किस तरीके से खाना को अंदर डालते हैं, और सभी चीज़ों को क्या करते हैं बच्चे देखते हैं और देख के वो सीख जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हम आपको बताएंगे जंतुओं के बॉडी पार्ट के बारे में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मनुष्य के संवहन यानी कि परिसंचरण तंत्र, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, सर्कुलरी सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मनुष्य जो है, मनुष्य विभिन्न चीज़ों को खाता है। ठीक है, मनुष्य क्या करता है, बहुत सी चीज़ों को खाता है, खट्टा, मीठा, तीखा, या फिर आप अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं। ठीक है, जो पचाने के बाद शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। पाचन प्रक्रिया के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका शरीर के उस भाग तक पहुंचाना आवश्यक है जहां से वे बाहर निकल सके। ठीक है, जहां से क्या कर सके, वो बाहर निकल सके। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो सर्कुलर सिस्टम है आपका, ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है फ्रेंड्स, इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज जो है 1628 ईस्वी में हुई थी। सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज है, डिस्कवर्ड है, कब हुई थी, तो 1628 ईस्वी में इसकी डिस्कवर्ड हुई थी। और याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 1628 ईस्वी में, ठीक है, इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी ये भी याद रखिएगा, तो विलियम्स हार्वे ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी किसने की थी, तो विलियम्स हार्वे ने। ठीक है, याद रखिएगा, विलियम्स हार्वे ने इसकी खोज की थी। सर्कुलर सिस्टम की जो है इसकी खोज कब हुई थी, तो 1628 ईस्वी में विलियम्स हार्वे ने की थी। और इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से फ्रेंड्स होते हैं आपके, हार्ट, धमनी,
सिराएं और आपका रुधिर। ठीक है, तो चलिए हम आगे चल के आपको सब बता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है विलियम्स हार्वे ने इस तंत्र की खोज की थी। परिसंचरण तंत्र के जो है निम्नलिखित भाग हैं। कितने भाग होते हैं फ्रेंड्स परिसंचरण तंत्र के? तो 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 भाग मैंने आपको बताया। पहला मैंने आपको बताया हृदय यानी कि हार्ट हो गया आपका। ठीक है, दूसरा आपका हो गया धमनियाँ। ठीक है, यानी कि आपकी आर्टिकल्स हो गए। दूसरी आपकी हो गई सिराएं यानी कि वेंस। तीसरा चौथा आपका है रुधिर यानी कि ब्लड। ठीक है, यह क्या होती है? यह एक चिपचिपी तरल लाल रंग का पदार्थ होता है। इसका लाल रंग जो है, इसमें मौजूद एक वर्णक, कौन सा मौजूद वर्णक होता है जिसके कारण लाल होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण होती है। कॉकरोच, केकड़े जैसे जीवों में यह वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका खून लाल नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, किस किस जीव का खून लाल नहीं होता? तो कॉकरोच और केकड़े का जो खून होता है वो लाल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यह पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। ओके, कंफर्म हुआ? यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है हृदय जो है, हृदय यहाँ एक पेनक्रियाडियम नामक थैली में सुरक्षित रहती है और इसका भार कितना होता है? लगभग 300 ग्राम का। ठीक है, आपका जो हार्ट होता है, आपके जो दिल है वो कितने ग्राम का है? वो 300 ग्राम का होता है। और यह जो है शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो वो क्या है? आपका हार्ट है, यानी कि आपका दिल। ठीक है, मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कोष्ठों यानी 4 चैम्बर में बना होता है। अगले भाग में एक दाएं अलिंद राइट ऑर्किल्स और बाएं अलिंद में लेफ्ट ऑर्किल्स तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल्स तथा एक बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है। दाएं अलिंद में क्या होता है फ्रेंड्स? दाएं अलिंद और दाएं निलय से के बीच एक क्या होता है? त्रिविलियन कपाट होता है। ठीक है, ट्रीकैप्सिड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट कह रहा है बाएं अलिंद जो है, बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच क्या होता है? द्विवलीय कपाट होता है। और शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को सिरा कहते हैं। ठीक है, सिरे में क्या होता है? सिरे में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है और इसका अपवाद क्या है? पल्मोनरी सिरा। ठीक है, पल्मोनरी सिरा जो होता है फ्रेंड्स, ये फेफड़े से बंधा होता है। ठीक है, फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाता है और इसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को धमनी यानी कि आर्टिकल्स कहते हैं। धमनी क्या होती हैं? आर्टिकल्स में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। ठीक है, इसका अपवाद क्या है? पल्मोनरी धमनी है। ठीक है, पल्मोनरी धमनी में क्या होता है? इसमें जो है दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, इसमें कौन सा रक्त? यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हृदय में रुधिर मार्ग कैसा होता है। ठीक है, पाथ ऑफ ब्लड इन द हार्ट। तो बायां अलिंद से कहाँ जाता है? बायां निलय में। बायां निलय से कहाँ जाता है? देहिक महाधमनिया में। फिर वहाँ से कहाँ जाता है? विभिन्न धमनिया में जाता है। फिर छोटी धमनिया में जाता है। फिर धमनी कोशिकाएं में, फिर अंग में जाता है, फिर अग्र में जाता है, फिर पसच महाशिरा में जाता है। उसके बाद दाहिनी अलिंद में जाता है, फिर दाहिनी नीले में जाता है, फिर पल्मोनरी धमनी में जाता है, फिर फेफड़े में, फिर पल्मोनरी सिरे में, फिर बायां अलिंद, फिर उसके बाद ऑक्सीजन युक्त रुधिर में। ठीक है, समझ में कितने सारे नली से होते हुए कहाँ जाता है? ये रुधिर में, यानी हमारे ब्लड में मिलता है। ठीक है, ब्लड हमारा सर्कुलेट किस प्रकार से होता है मैंने आपको बताया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताऊंगी ब्लड के बारे में, ब्लड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे बताऊंगी ब्लड के बारे में, यानी कि रक्त क्या होता है। ठीक है, अब रक्त क्या होता है? रक्त की खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय कॉलिन लैंडस्टीनर। ठीक है, लैंडस्टीनर जो है इन्होंने खोज की थी ब्लड की, और ब्लड ग्रुप जो है बताया था इन्होंने। ब्लड ग्रुप क्या है? एंटीजन होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं ब्लड में। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। तो आरबीसी की तरह एक एंटीजन काम करता है जिसको प्रदर्शित किया जाता है ABO से। ठीक है, जिसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें प्लाज्मा की सतह पर जो है एंटीबॉडी पाए जाते हैं जिसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है A और B। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आरबीसी की सतह पर जो पाए जाते हैं एंटीजन, उनको प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल लेटर ABO का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जो प्लाज्मा की सतह पर जो एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ठीक है, प्लाज्मा की सतह पर जो एंटीबॉडी ब्लड पाए जाते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर A और स्मॉल लेटर B से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ब्लड के बारे में बता दूं। तो रक्त जो है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो शरीर के भार की लगभग कितने % होती है? 7%। याद करिएगा,
कितने परसेंट? 7% ये है बॉडी, यानी कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसके वेट के 7% के बराबर आपका जो है ब्लड होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा तो वहाँ पे ब्लड की आपकी जो है क्वांटिटी लिखी होती है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, रक्त एक क्या है, क्षारीय विलयन का है, ठीक है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय विलयन होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 जो है इसका पीएच मान होता है। याद रखिएगा, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना ब्लड पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है। अब यही अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि महिलाओं में पुरुष की तुलना में 1.5 लीटर, आधा लीटर जो है रक्त कम होता है, ठीक है। महिलाओं में जो है पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। देखिए फ्रेंड्स, अधिकतर माना जाता है कि वेट जो है, पुरुषों का वेट जो है महिलाओं के वेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जो पुरुष होते हैं यानी कि जो मेल होते हैं उनका जो ब्लड होता है वो आधा लीटर ब्लड जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला मैंने आपको बताया ना, पहला क्या पाया जाता है? आपका आरबीसी होता है, ठीक है। ब्लड कर्पुसल्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है? प्लाज्मा, जहाँ से आपको मैंने यहाँ प्लाज्मा बताया, ठीक है। ब्लड 2 प्रकार के आपके पाए जाते हैं। पहला आपका ब्लड कार्पुसल्स होता है, दूसरा आपका प्लाज्मा होता है। अब चलिए मैं आपको बता दूं प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्लाज्मा क्या होता है, यानी कि प्लाज्मा जो है फ्रेंड्स ये क्या होता है? तो यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है, और इसका 90% भाग जो है वो क्या होता है? वो जल होता है। 7% भाग प्रोटीन होता है, और 0.9% भाग क्या होता है? लवण होता है। और कुछ पॉइंट उसमें पाए जाते हैं, 0.1% मान लीजिए तो ग्लूकोज के पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा का वर्क क्या होता है, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, तो प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। अब एक चीज आती है आपके पास सामने, सेरम। सेरम क्या होता है? तो सेरम जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनिजोन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं रेड ब्लड कार्पुसल्स के बारे में, यानी कि आपका ब्लड कार्पुसल्स क्या होता है। तो यह क्या है फ्रेंड्स, ये रक्त का शेष भाग, यानी कि 40% भाग, 60% भाग आपका प्लाज्मा होता है, 100% भाग में, सोनी फ्रेंड यहाँ पे 60% आपका ये हो गया, और 40% जो भाग होता है वो आपका ब्लड होता है, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डिफरेंस करके, समझ लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे समझते रहिए आप लोग साथ ही साथ। तो देखिए, जो ब्लड कार्पुसल्स होता है यह आपका रक्त का 40% भाग होता है, और इसे 3 भागों में बांटा जाता है। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पुसल्स, श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी, और रक्त बिंबुड़ यानी कि ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, यस, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया है ब्लड जो है, ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे समझाया कि जो एंटीजन होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जो एंटीबॉडी होता है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डोनर दिया गया यानी कि दाता, कौन किसको ब्लड दे सकता है, और एक्सेप्टर कि ग्राही कौन होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो व्यक्ति के जो ब्लड ग्रुप है अगर ए रहेगा, ठीक है, तो उसका एंटीजन ए है, एंटीबॉडी क्या होगा उसका बी होगा, और उसको जो डोनेट कर सकता है, किसको डोनेट कर सकता है, तो ए और ए बी को डोनेट कर सकता है। बट एक्सेप्ट किसका कर सकता है, तो ए का और ओ का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार से ये आपको जो है तालिका मिल जाएगी, देख लीजिए आप सभी लोग। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया ओ जो है वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है, और ए माइनस जो होता है जिसका ब्लड ग्रुप, वो क्या होता है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि सर्वग्राही होता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता कौन होता है, ओ जो है ये सभी को ब्लड अपना डोनेट कर सकता है, ठीक है, बट वो किसी का भी ब्लड जो है वो ले नहीं सकता, ठीक है। ओ जो है ओ का ही लेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। एंटीजन सबका क्या होता है, एंटीबॉडी कौन सा ब्लड है, और किसको डोनेट कर सकते हैं, किसका एक्सेप्टर कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे तालिका बनाई गई है, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देना, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, ओ होता है, यानी कि सर्वदाता, ये सभी को दे सकता है ब्लड, ठीक है। रेयर केस में ये ले भी सकता है केवल ओ से, ठीक है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, तो ए माइनस बी जो है ये सर्वग्राही होता है। समझ में आ गया सभी को। अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, यानी कि दिल क्या होता है, ठीक है। दिल के बारे में मैं यहाँ पे वो बताऊंगी। हार्ट यानी कि दिल का क्या कार्य होता है, यह क्या है, यह मनुष्य की बाईं छाती में स्थित होता है, ठीक है। आपके जो है बाईं छाती में ये क्या होता है, स्थित होता है।
और इसका आकार जो है मनुष्य की मुट्ठी के बराबर होता है। अब आप लोग अपनी मुट्ठी बांध के देख लीजिए कि आपका जो हार्ट है वो उसका जो आकार होता है कितना बड़ा होता है और कैसा होता है, ठीक है। अपनी मुट्ठी को आप लोग ऐसे करके बांधेंगे तो आपका इस प्रकार से जो है, देखिए इस प्रकार से आपका हार्ट होता है, ठीक है। आप लोग अपने मोबाइल में सर्च करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है मनुष्य का हृदय जो है वो 4 भागों यानी कि कक्षों में विभाजित होता है, ठीक है। 1 मिनट, अच्छा मैं आपको हार्ट का फिगर दिखाती हूँ, मैं बनाई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है ना हार्ट, स्टडी ऑफ द हार्ट, स्टडी जिसमें स्टडी की जाती है हार्ट की, उसको क्या कहा जाता है, उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य का जो हृदय होता है वह मनुष्य का जो फ्रेंड्स हृदय होता है वो 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 7 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। इसकी आप लोग देख लीजिए कितना कैसा होता है, इसका आकार जो है, इसका जो शेप कैसा होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है 12 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। कितना लंबा होता है, 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 7 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। और हार्ट जो उसका जो कितना होता है, उसका वेट कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है, ठीक है। मनुष्य का हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में हल्का सा बाईं ओर झुका होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, इसका जो स्थान है ये मनुष्य के दोनों फेफड़ों के बीच में हल्का सा बाईं ओर झुका होता है। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है, तो मीसोकार्ड में होती है, ठीक है। अब मनुष्य तथा अन्य सभी स्तनधारियों का हृदय जो है ये मायोजेनिक होता है, अर्थात मनुष्य के हृदय स्पंदन का संचालन जो है वो पेशियों के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए नोट यहाँ पे है, न्यूरोजिक हार्ट जो है इसको कार्डियो कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है मनुष्य का हृदय जो है वो हार्ट पेशी यानी कि कार्डियक मसल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। हृदय पेशी यानी कि कार्डियक मसल से बनकर बना होता है। जीवन भर बिना रुके एवं बिना थके संकुचित एवं शिथिलिक होता रहता है, ठीक है। और रुधिर का पंप करता रहता है, ब्लड को क्या करता है, हमेशा वो पंप करता रहता है। हृदय के संकुचन को स्टाइटेल कहते हैं। हृदय से बाहर तथा इस अवस्था में रुधिर हृदय से बाहर निकलता है, ठीक है। रुधिर कहाँ से निकलता है, हृदय से क्या होता है, बाहर निकलता है। इसके पहले जब मैं आपको ब्लड पढ़ा रही थी उस टाइम में मैंने आपको बताया था ना सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हृदय की शिथिलन अवस्था को डायस्टोल कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, रुधिर हृदय के अंदर प्रवेश करता है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, आपके हार्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से बनाया गया है। ये पेरिकार्डियम है आउटर लेयर, फिर ये क्या है मिडिल लेयर, फिर आपका इनर लेयर, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपका जो होता है ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे जो है इंटरनल स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे आपकी है राइट आर्टिकल्स, लेफ्ट आर्टिकल्स, राइट वेंटिकल्स और लेफ्ट वेंटिकल्स, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो होते हैं आपका ये होता है हार्ट, ठीक है। हार्ट आपका जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको चारों पार्ट दिए गए हैं इस प्रकार से। हृदय की क्रियाविधि कैसे होती है, तो देखिए अशुद्ध रुधिर को क्या करता है, CO2 के साथ ये बाहर करता है। शुद्ध रुधिर को क्या करता है, O2 के साथ, और फिर उसका संकुचित करता है ऐसे ऐसे करके, जैसे मैं आपको बताया ना धक धक करता रहता है आपको हमेशा। हृदय से बाहर करता है। शिथिलन का काम क्या होता है, हृदय के अंदर ब्लड को डालना। फिर धमनी का कार्य क्या होता है, हृदय से अंगों में पहुँचाना। शिराओं का काम क्या होता है कि अंगों से हृदय में पहुंचाना, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से देखिए आपका यहाँ से ब्लड आ रहा है एक साइड से आपका ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर इधर आएगा ब्लड आपका, फिर इधर आएगा। इस प्रकार से जो आपका ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। महाधमनी यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी है, संपूर्ण शरीर तक शुद्ध रुधिर पहुँचाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है पल्मोनरी सिरा, इसको हम शुद्ध रुधिर कहते हैं। यहाँ पे आपका लंग्स रहता है, यहाँ पे आपका पल्मोनरी धमनी रहती है जिसमें अशुद्ध रुधिर रहता है। यहाँ पे देखिए आपका अर्धचंद्राकार कपाट होता है जिसको हम सीमी अंडर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी को। आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से संपूर्ण शरीर में जो इम्प्योर ब्लड होता है आपका वो जाता है दाएं अलिंद में, ठीक है। दाएं अलिंद में क्या होता है उसको, फिर वहाँ से वो जाता है दाएं नीले में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स में। फिर उसके बाद पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रुधिर से होते हुए फेफड़े में जाता है। फेफड़े से होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है प्योर ब्लड पल्मोनरी सिरा से होते हुए बाएं अलिंद में। फिर यहाँ पे क्या होता है बाई कैप्सूल वैल्यू के साथ बाएं नीले में। फिर उसके बाद प्योर ब्लड आपका पूरे शरीर में पहुँच जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी जो है संपूर्ण प्रोसेस चलती रहती है। आपका ब्लड जो है सबसे ज़्यादा वर्क काम करने वाला जो आपका बॉडी पार्ट है वो क्या है, हार्ट। वो कभी भी आराम नहीं करता, वो हमेशा कंटिन्यू प्रोसेस करता रहा आपको ब्लड को जो है प्योरीफाई करने का कार्य करता है, ठीक है। अब हृदय की यहाँ पे ध्वनिया की बात हो गई है, रुधिर दाब की बात होगी, ठीक है।
तो आई होप आपकी जो है आपके एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे दिए गए मनुष्य का जो हृदय है 4 भागों में कक्षों में विभाजित होता है और ऊपर वाले दोनों भाग यानी कि अलिंद कहलाता है और नीचे वाले दोनों भाग निलय कहलाता है। यह लगातार क्या करता है, धड़कता रहता है और मिनट में कितना 72 बार धड़कता है। और बच्चे जो हैं, बच्चों के दिल की धड़कन जो है इससे ज़्यादा होती है, ज़्यादा भी होती है। और डरने पर, जो ज़्यादा खुश होने पर यह क्या होती है, फिर दौड़ने भागने पर दिल की धड़कन क्या होती है, बढ़ जाती है। और दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप के से सुना जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। दिल की धड़कन को नापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है दिल की धड़कन को नापने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है वर्क क्या होता है, तो ये रक्त को पंप करता है ताकि रक्त जो है पूरे शरीर में पहुँच जा सके। धमनी शिरा क्या होती है, आर्टरी और वेन क्या होता है, तो देखिए आर्टरी यानी धमनी, वेन यानी कि शिरा। धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुफ्फुसियाँ क्या होती है, धमनी में अशुद्ध रक्त होता है जिसको धमनियाँ दिल से निकालती हैं। नेक्स्ट कह रहा शिरा में CO2 वाला रक्त होता है जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुफ्फुसियाँ शिरा में शुद्ध रक्त होता है। शिराएँ जो है शरीर के अन्य भागों से निकलती हैं। मनुष्य के हाथ पैरों पर जो हरी हरी नलियाँ दिखाई देती हैं वे क्या होती हैं, वे शिराएँ होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। वेंस यानी कि आप सभी अगर अपने हाथ को इस तरीके से एकदम आप टाइट करके देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको नस दिखाई दे रही है, देखिए नस दिख रही है आप सभी को, तो यहाँ पे जो आपको नस दिख रही है, देखिए यह जो आपको नस दिख रही है ना, ये देखिए नस आपको दिख रही है। इस प्रकार से जो आपकी नस दिखाई देती है ये क्या होती हैं, ये आपकी क्या होती है फ्रेंड्स, वेंस कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको धमनी और शिरा के बारे में बताती हूँ। मनुष्यों में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, AB और AB एंड O, ठीक है। AB का कार्य क्या होता है, रक्त समूह वाले व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए AB को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ बात करें ब्लड ग्रुप O जो है वो रक्त समूह वाले व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए O को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फ्रेंड्स बात करें विभिन्न जीवों में हृदय के कक्ष, सभी जितने भी आपके जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके जो हैं हृदय के कितने कक्ष होते हैं। अब देखिए मछलियों की अगर हम बात करें तो मछलियों के अंदर जो है 2 कक्ष पाए जाते हैं, 2 पार्ट पाए जाते हैं। सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जो हैं, रेंग कर चलने वालों के अंदर कितने कक्ष पाए जाते हैं, यानी कि पार्ट, तो 3 पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है उभयचर यानी कि जमीन एवं पानी में, तो जमीन एवं पानी में जो पाए जाते हैं उन प्राणियों के अंदर 3 से 4 जो है, मगरमच्छ के अंदर 4 पार्ट पाए जाते हैं और बाकी के अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं। चीता के अंदर 4 पार्ट पाए जाते हैं, स्तनधारी के अंदर 4 पार्ट पाए जाते हैं, कॉकरोच के अंदर 13 पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 13 पार्ट जो है, सबसे अधिक जो है पार्ट जो है हृदय के कक्ष किसके, कौन से जीव के अंदर पाए जाते हैं, तो वो है फ्रेंड्स कॉकरोच। कंफर्म याद रखिएगा एग्जाम के लिए आपके। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप सभी का जो है ब्लड और हार्ट कंफर्म हो गया है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिया गया है मनुष्य में पाचन तंत्र। भोजन का ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर ले पाचन कहते हैं। पाचन प्रक्रिया में जो अंग मदद करता है वे मुख क्या हो गई, मुख हो गए, यानी कि मुख से आपका खाना जाता है। आमाशय हो गया, पेट हो गया, छोटी आंत हो गई, रुद्रांश हो गए, बड़ी आंत हो गई, क्षुद्रांश हो गए, आपके बृहदांत्र हो गए और आपका मलाशय और गुदा, ठीक है। ये सभी जो है पार्ट आपकी हेल्प करते हैं मनुष्य के भोजन को पचाने में, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, मनुष्य का पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब अंतःग्रहण यानी कि इंटेस्टाइन्स किसे कहते हैं, इंगेशन किसे कहते हैं, इंगेजेशन किसे कहते हैं, तो इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य जो है भोजन को शरीर के अंदर लेता है। यह प्रक्रिया जो है मुख गुहिका के द्वारा होती है। मुख गुहिका में जीभ और दांत होते हैं। जीभ के ऊपर जो है कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि भोजन को चखने में मदद करती हैं। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने में और निगलने में भी मदद करता है। दांत से भोजन को काटा जाता है, चीरा जाता है और पीसा जाता है और चबाया जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स जो है भोजन हम लोग करते हैं मुख गुहिका से तो अंदर जाता है, उसके बाद क्या करते हैं हम दांत से उसको चबाते हैं, काटते हैं, पीसते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको हम अंदर अपने पेट में लेके जाते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में समझा दूँ। डाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है, याद रखिए डाइजेशन किसे कहते हैं। डाइजेशन देखिए फ्रेंड्स, डाइजेशन जो होता है मनुष्य में
मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और यह जो है छोटी आंत तक जारी रहता है। मनुष्य में जो स्थित लार यानी कि जो आपके मुख में जो लार पाई जाती है, लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम जो होता है उसको टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड यानी कि स्टार्च को माल्टोज शर्करा से अपघटित कर देता है। फिर माल्टोज नामक एंजाइम जो होता है वो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ वफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन जो है आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने आपको बताया इंजेक्शन यानी कि आपका जो है यहाँ पे अंतःग्रहण। अब देखिए अंतःग्रहण मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। भोजन को क्या करता है, मुख से ले जाकर के छोटी आंत में ले जाता है, फिर उसके बाद जो है मुंह में जाने के बाद भोजन को चबाता है, काटता है, पीसता है, फिर उसको पेट में पचाने के लिए जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी डाइजेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी पाचन के बारे में, यानी कि मैंने आपको पाचन में क्या बताया, पहले इंजेक्शन बताया, इंगेशन यानी कि पाचन मतलब कि भोजन को मुख में लेना और उसका अंतःग्रहण कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, आपका डाइजेशन का प्रोसेस आता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। यह प्रक्रिया मुंह में, आमाशय में और छोटी आंत में होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होती है, मुंह में होती है, आमाशय में होती है और कहाँ पे होती है, छोटी आंत में होती है। मुंह में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत की लंबाई जो है 75 मीटर, चौड़ाई जितनी होती है 0.025 मीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर होती है। भोजन का पाचन जो है वो लार ग्रंथि यानी कि यकृत, लीवर और अग्नाशय के द्वारा निकाले गए रसों से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन तेजी से होता है क्योंकि भोजन के मंथन के कारण इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की जो क्रिया होती है वो तेज हो जाती है। ठीक है, और आमाशय में आमाशय रस की प्रवृत्ति अम्लीय अवशोषण हो जाती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया आमाशय यानी कि आपको मैंने बताया पाचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि आमाशय में जो भोजन होता है वो लगभग कितने घंटों में पचता है, तो 4 घंटे में। ठीक है, आमाशय में जो भोजन होता है वो कितने घंटों में पचता है, तो लगभग 4 घंटों में पचता है। भोजन के आमाशय में पहुँचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों में जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। ठीक है, आमाशय में ऑक्सीटोसिन कोशिकाओं से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो कि भोजन के साथ आए हुए जितने भी जीवाणु होते हैं उसको क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है और आमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं। जैसे जो एंजाइम होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको पेप्सिन और रेनिन कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, पेप्सिन और रेनिन कहा जाता है। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, आपके एग्जाम में हेल्प होगी। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो वीडियो को जो है 2 से 3 बार आप लोग सुन लीजिए, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पेप्सिन क्या करते हैं फ्रेंड्स, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों यानी कि पेंटोज में परिवर्तित कर देते हैं। और रेनिन क्या करते हैं, रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराक्सिनेट के रूप में बदल देता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपका भोजन होता है वो कम से कम 4 घंटे में क्या होता है, पच जाता है। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 75 मीटर होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 0.025 मीटर होती है। ठीक है, जिसको हम 2.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद हम आपको बताएंगे एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण किस प्रकार से होता है। एब्जॉर्प्शन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया गया, इस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद उपयोगी पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और यह प्रक्रिया जो है ये छोटी आंत में होती है और छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर से, चौड़ाई कितनी होती है इसकी 0.076 यानी कि 7.6 सेंटीमीटर होती है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे आता है एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण क्या होता है इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। स्वांगीकरण यानी कि एसिलेशन किसे कहते हैं। अब देखिए एसिलेशन किसे कहते हैं, इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। ठीक है, अब विभिन्न अंगों में पहुंचने के बाद क्या होता है, उसका बहिष्करण यानी कि निष्कासन किसे कहते हैं, इसको भी सुनिए आप लोग। निष्कासन यानी कि मल परित्याग। ठीक है, इस प्रक्रिया में अपचित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। अपचित भोजन जो है मलाशय में इकट्ठा होता है
और कुछ समय बाद गुदा के द्वारा मल के रूप में बाहर आ जाता है। पाचन के विषय में डॉक्टर विलियम्स बोमेट ने बहुत खोजबीन किया था और अनेक प्रयोग के बाद उन्होंने पता लगाया कि पेट में खाना अच्छी तरह से पिस जाता है, जिससे भोजन जल्दी पचता है। ठीक है, जिससे भोजन क्या होता है, जल्दी पचता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को आई हो समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। ठीक है, दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में पाचन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भोजन में पचाने की जो है प्रक्रिया, भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और एवं बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों में क्या होता है, आंतरिक रस निकलता है। ठीक है, कौन सा रस निकलता है, छोटी आंत की दीवारों पे तो आंतरिक रस निकलता है। इसमें क्या होता है, निम्न एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है, इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पे जो है एंजाइम निकलते हैं। तो देखिए इरेप्सिन का क्या कार्य होता है। इरेप्सिन जो होता है फ्रेंड्स, शेष प्रोटीन, जितने भी शेष प्रोटीन बचे होते हैं एवं पेंटोज को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इरेप्सिन का क्या कार्य होता है, उसमें जितने भी शेष प्रोटीन बचे होते हैं उसको पेंटोज को अमीनो अम्ल में क्या करता है, उसको चेंज कर देता है। इसके बाद मल्टोज आता है आपका। मल्टोज का कार्य क्या होता है, यह मल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है सुक्रोज। सुक्रोज का क्या कार्य होता है, तो सुक्रोज जो है फ्रेंड्स, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है लैक्टेज। लैक्टेज क्या होता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लूकोज को में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पे आपका आ गया लाइपेज। लाइपेज का कार्य क्या होता है, यह जो है एम्प्लीसिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब आंतरिक रस जो होता है वो क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है अवशोषण। जैसा कि मैंने भी आपको यहाँ पे बताया ना, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का कार्य क्या होता है, पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुँचाना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना अर्ध यानी कि विली के द्वारा होता है। अब यहाँ पे दिया गया है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का कार्य क्या होता है, देखिए अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाना स्वांगीकरण कहलाता है। मल त्याग मैंने आपको बता दिया। डिफोर्केशन क्या होता है, यानी कि अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देता है, जिससे क्या होता है, जिसे गुदा यानी कि एनएस द्वारा बाहर निकाला गया है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ टंग के बारे में, यानी कि जीभ क्या होता है। जीभ देखिए, जीभ को स्वाद का पता चलने के लिए इसको यूज करते हैं। जीभ के आगे भाग से मीठा, पिछले भाग में कड़वा, तीखा और नमकीन स्वाद का पता चलता है। ठीक है, जीभ क्या है फ्रेंड, जीभ जो हमें स्वाद लेने के पता चलता है कि इसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है। ठीक है, और जीभ के जो है आगे वाला भाग, ठीक है, जीभ का जो आपके आगे वाला भाग है उससे हमें मीठे का स्वाद पता चलता है, पीछे वाले भाग से उसका हमें कड़वे या फिर तीखे का पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दांत दिया गया। दांत, मनुष्य में आयु के आधार पर 2 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है आपका दूध के दांत, दूसरा कौन सा होता है स्थायी दांत। दूध के दांत जो होते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो संख्या होती है 20 होती है, ये 20 होते हैं और 8 वर्ष तक ये जो हैं ये टूट जाते हैं। और स्थायी दांत किसे कहते हैं, ये जो होते हैं 32 होते हैं और 8 साल के बाद ये दांत क्या होते हैं, निकलना शुरू होते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, नीचे जैसे आप देखते हैं मुंह आप खोलेंगे तो नीचे आपकी एक पूरी पंक्ति पाई जाती है और ऊपर पूरी पंक्ति पाई जाती है। 16-16 दांत की 32 दांत होते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य के दांत जो होते हैं वो गंधदंती यानी कि तथा विषदंती, ठीक है, विषदंती होते हैं, दीवार दंती होते हैं, प्रकार के होते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत होते हैं तथा कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं। जबड़े के प्रत्येक और 2 कृदंत यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के दांत जो हैं ये 2 बार निकलते हैं। पहले जो है शेषावस्था में निकलते हैं जिनकी संख्या 20 होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और 8 वर्ष तक ये दांत टूट जाते हैं। उसके बाद आपके स्थायी दांत निकलते हैं जो कि 8 साल यानी कि 8 वर्ष के बाद निकलना स्टार्ट होते हैं और आपके ये दांत जो हैं स्थायी होते हैं, आपके दांत नहीं टूटते हैं। ठीक है, अब दांत के जो ऊपरी हिस्से यानी कि सिराएं में इनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है जो कि दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, मनुष्य का दांत यानी कि 2-2 दांत जो आपके सामने होते हैं वो इंसाइजर होते हैं। फिर आपके एक एक दांत जो होते हैं उसको हम कैनाइन कहते हैं।
फिर आपके फिर जो दो दो दांत होते हैं, दो नीचे दोनों साइड में जो दांत होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको प्रीमोलर कहा जाता है। फिर आपके जो पीछे के जो 3 दांत होते हैं उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मोलर, ठीक है, मोलर कहा जाता है, यानी कि चवड़क, चबाने वाले दांत, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है दांत होते हैं कितना, 32 दांत, ठीक है। अब देखिए मैं आपको आगे बताऊंगी मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में, ठीक है। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र जो है इसके बारे में देखिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन अंग जो है गुर्दा यानी कि वृक्क, फेफड़े, फुस्फुस, त्वचा, यकृत, लीवर, मलाशय, फिगर जैसे धमनी, शिरा, वृक्क, गुदा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, आपका जो है उत्सर्जन तंत्र होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है उसे क्या कहा जाता है, उत्सर्जन अंग कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दिया गया है गुदा यानी कि वृक्क किसे कहते हैं, किडनी किसे कहते हैं, ठीक है। किडनी की हम बात करेंगे। किडनी देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य में 2 गुर्दे पाए जाते हैं। ये जो है मुख्य उत्सर्जक अंग होते हैं। इनका आकार जो है राजमा की फली की तरह होता है, ठीक है। मैं इसका फिगर आपको दिखा देती हूँ अभी। जब रक्त गुर्दों में पहुँचता है तब गुर्दे उसमें से उपयोगी और हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं और उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लेते हैं और हानिकारक पदार्थ जो है जल में घुलकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। वृक्क यानी कि फ्रेंड्स गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दिया गया है मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र, ठीक है। मनुष्य का क्या है, उत्सर्जी तंत्र है। जैसे मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, किडनी होता है। मनुष्य में कुल 6 उत्सर्जी अंग होते हैं। पहला आपका वृक्क यानी कि किडनी यानी कि वृक्क जो है आपका 2 होता है। मूत्रवाहिनी का आपका यूट्रस 2 होता है। आपका मूत्राशय यानी कि यहाँ पे आपका ब्लैडर जो है 1 होता है। मूत्र मार्ग जो है यूथ्रिट कितना होता है, 2 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आपका किडनी होता है। ये आपके राजमे की फली का होता है जिसको राइट किडनी, लेफ्ट किडनी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए यूट्रस ये आपका है जो 2 होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है यूरिटरी ब्लैडर 1 होता है। फिर यहाँ पे आपका दिया गया है ऊथर यानी कि मूत्र मार्ग जो है ये आपका 2 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी को देख लिया, समझ में आ गया, थोड़ा सा कुछ समझ में आया आपको, कुछ अगर डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया। और शरीर से जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ को जो निकाला जाता है जिसको हम अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड से को बाहर निकालने में उत्सर्जन अंग जो है हमारी हेल्प करती है, ठीक है। उत्सर्जन अंग के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने शरीर के जितना भी विषैला पदार्थ यानी कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, इस मूत्र मार्ग के द्वारा, ठीक है। एक किडनी का जो फिगर किस प्रकार से होता है, एक किडनी देखिए आपकी जो है एक किडनी कैसी होती है, देखिए इस प्रकार से आपकी किडनी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक किडनी की दिखा रही हूँ, ओके, देख लीजिए आप लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे लंग्स के बारे में, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा वृक्क यानी गुर्दा के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आप फेफड़े के बारे में बात करेंगे, यानी कि लंग्स। मनुष्य में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ों से CO2 गैस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। क्या करती है, CO2 जो है निकलती है बाहर और O2 क्या करते हैं, अंदर हम लोग लेते हैं सांस में, ठीक है। मनुष्य का जो श्वसन अंग यानी कि जो फेफड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है मनुष्य का श्वसन अंग यानी कि मनुष्य का जो है प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा होता है, ठीक है। फेफड़ा जिसको हम लंग्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त नासाद्वार, नॉस्ट्रिल्स हो गया आपका, नासग्रहणी यानी कि नोस प्रेफिंस हो गया, कष्ट हो गया, वायु नली हो गई, श्वास नली हो गई आपकी, फेफड़ा हो गया और डायफ्राम हो गया, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपका जो है डायग्राम होता है। डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आपका गला है। इसके बाद यहाँ पे दोनों साइड आपके लंग्स होते हैं, 2 लंग्स, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, आपका दायां फेफड़ा है, यहाँ पे आपका क्या है, बायां फेफड़ा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो होता है ये आपका डायग्राम है फेफड़े का, ठीक है। मनुष्य विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग, विभिन्न जंतुओं के जो है श्वसन अंग होते हैं। एक कोश की जीव यानी कि जो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि में कोई भी श्वसन अंग नहीं पाया जाता, ठीक है। अगर हम बात करें इनमें से गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, तो इसको जो है जनरली लोग जो है बॉडी सरफेस की सहायता से अपने जो है क्रिया कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें जो जलीय जीव होते हैं यानी कि मछली, टेडपोल तथा झींगा मछली जो है इनके अंदर गलफड़े यानी कि गिल्स पाए जाते हैं श्वसन के लिए, ठीक है। मनुष्य किससे सांस लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं, ओके, समझ में आया सभी को। मकड़ी तथा बिच्छू में अगर हम बात करें तो इनके अंदर बुकलंस पाए जाते हैं, ठीक है। और मेढक में जो है श्वसन के लिए गलफड़ा, त्वचा और फेफड़ा तीनों के द्वारा होता है श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है। अब इसके बाद हम स्किन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे स्किन के बारे में। त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ पसीने के रूप में बाहर आते हैं। पसीना में जल, पानी और लवण, नमक होते हैं, इसलिए पसीने का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। गर्मियों के दिनों में सभी को पसीना आने वाला है, गर्मी आ गई है अब।
अभी हल्की है लेकिन अब कुछ दिनों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा इस बार पड़ने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लीवर, यकृत की अगर हम बात करें, लीवर, मनुष्य में एक ही लीवर पाया जाता है और लीवर अमीनो एसिड और अमोनियम यूरिया में बदल देता है और उसके बाद यूरिया मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम बात करें रेक्टम यानी कि मलाशय के बारे में। मनुष्य के शरीर में जब आंतों के द्वारा भोजन का पाचन हो और अवशोषण हो जाता है तब अपचा हुआ भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अपचा हुआ भोजन क्या होता है, मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। और फिर देखिए फ्रेंड्स, जो इकट्ठा हुआ अपचा भोजन होता है वो कुछ समय बाद क्या होता है, गुदा के द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ गया मनुष्य में श्वसन अंग यानी कि रिस्पायरेशन। श्वसन जो है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। और श्वास से क्या होता है, सांस लेना, यानी कि श्वसन का ही भाग। जब मनुष्य सांस लेता है तब वह ऑक्सीजन गैस अंदर लेता है और ऑक्सीजन भोजन को ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। ऊर्जा जो है निर्माण के दौरान CO2 यानी कि जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, जो कि मनुष्य के सांस छोड़ने पर शरीर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। नासा द्वार से क्या होती है, श्वसन नली, श्वसन नली से फेफड़े, फेफड़े से डायफ्राम, डायफ्राम से श्वसन तंत्र, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया नासा द्वार क्या होता है, नाक, यानी कि मनुष्य जो है नाक से सांस लेता है और छोड़ता है। नाक में मौजूद बाल जो होते हैं, बाल और चिकने पदार्थ धूल को शरीर में घुसने नहीं देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आ गया फेफड़े का फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या होता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाती है। डायफ्राम यानी कि मध्य पटल क्या होता है, जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़े में वायु यानी कि ऑक्सीजन भर जाती है। जब डायफ्राम अपनी जगह आता है तब फेफड़ों से क्या होते हैं, वायु CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल्स में बता दूं कि आपका जो है मनुष्य का श्वसन अंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा लीवर के बारे में बता दूं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। पाचन कार्य में भाग लेने वाले जो प्रमुख अंग आपके, ठीक है। इसके बाद जो आपकी फ्रेंड्स कल की जो नेक्स्ट क्लास चलेगी उसमें मैं आपको महत्वपूर्ण जानवरों के बारे में बताऊंगी। सभी जानवर की विशेषताएं बताएंगे जो कि आपके सीटेड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, सब कुछ मैं पूरा डिटेल से कल की क्लास में कराऊंगी, ठीक है। आज की क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रही आप सभी के लिए, जिसमें मैंने आपको जो है जंतु जगत यानी कि फोना के बारे में सभी डिटेल्स आपको मैंने बताया है, समझाया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग जब आपका जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपकी जो है ये क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। इसको आप लोग 1 से 2 बार पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बोली हूँ यकृत बताने के लिए, यानी कि लीवर। यह जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका वजन की अगर हम बात करें तो 1.5 किलो से 2 किलोग्राम तक इसका जो होता है वेट होता है, ठीक है। यकृत द्वारा क्या होता है, यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त जो है आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है और यकृत जो है प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनियम को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत क्या करता है फ्रेंड्स, प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न जितने भी विषैले अमोनियम को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यकृत जो है, यकृत यानी कि आपका जो लीवर है, लीवर प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषण तत्वों के रूप में यकृत कोशिकाएं यानी कि हेपेटिक सेल में संचित कर लेता है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक चीज़ और देख लीजिए, शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। कौन फ्रेंड्स शरीर के ताप को बनाए मदद करता है, तो यकृत आपका। यकृत जो है ये थोड़ी सी मात्रा में लोह यानी कि आयरन, कॉपर, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। मृत यानी कि जो RBC को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। RBC को नष्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो यकृत यानी कि लीवर के द्वारा किया जाता है। भोजन में जहर यानी कि पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति की जो मृत्यु के कारण की जांच अगर बताएं किस प्रकार से की जाती है, तो यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है, ठीक है। यकृत में जो आपका लीवर है, लीवर में जाकर के जो आपका पॉइजन होता है वो आपका वहाँ पे जमा रहता है। तो मरने के बाद जिसका भी पोस्टमार्टम होता है तो लीवर के द्वारा ही पता चलता है कि इस व्यक्ति का जो है मौत किस प्रकार से हुई है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ पित्ताशय के बारे में, ठीक है। गाल ब्लैडर किसे कहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, गाल ब्लैडर क्या होता है। गाल ब्लैडर जो है पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक छोटी थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। पित्त का जो पक्वाशय में
गिरना जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। पित्त यानी कि बिल जो होता है ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान जो है 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट की मात्रा कितनी होती है? 12% होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ओके, और कल की क्लास में जो है मैं आपको महत्वपूर्ण जितने भी इम्पोर्टेंट आपके जो जानवर हैं इनके बारे में कल की क्लास में हम बताएंगे कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे चलते हैं, उनके बारे में किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आता है। तो इन सभी चीज़ों की क्लास जो है मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट दिया गया है शेर। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, जंगल का राजा कौन होता है, उसकी उम्र कितनी होती है और ये किस प्रकार से पहचान लेता है, और इस प्रकार से आपके जो है बाघ के बारे में हो गया। और यहाँ पे देखिए आपको मैं हाथी के बारे में दिखा दूँ, फिर व्हेल मछली है, पेंगुइन है, सांप है। तो इन सभी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप लोगों को जो है हेल्प करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।